नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। भाई मैं हूं अभी इंदौर में एमपीपीएससी आयोग के सामने और यहां पर इंटरव्यू चल रहे हैं एमपीपीएससी 2022 के। तो मैम अपना इंटरव्यू दे करके आई हैं। वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मैम का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा और कौन से बोर्ड में मैम का इंटरव्यू था, किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, बोर्ड कैसा है और मैम की तैयारी कैसी रही। तो मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैम अपना नाम बता दीजिए प्लीज़ और आप कहाँ से आई हैं। प्रिया अग्रवाल, मैं सतना से आई हूँ। अच्छा, तो मैम यहाँ पर आपका कौन से बोर्ड में आपका इंटरव्यू था। मेरा बोर्ड 1 था जिसमें शर्मा सर थे। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है और इंटरव्यू कौन सा है। ये मेरा 4th अटेम्प्ट है और 4th इंटरव्यू है। और इसके अलावा मीडियम वगैरह क्या है आपका। मेरा मीडियम हिंदी है। ओके, 4th अटेम्प्ट आपका और 4th इंटरव्यू। 4th इंटरव्यू है। हाँ। इससे पहले सिलेक्शन वगैरह हो चुका है। हाँ, मेरा 2021 में लेबर ऑफिसर के पद पे चयन हुआ है। अच्छा, तो मैम ऑलरेडी सेलेक्टेड जी। हैं, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मैम को और अच्छा खासा आपको भी बता पाएंगी। तो मैम सबसे पहले जब आप इंटरव्यू पैनल के सामने पहुंचती हैं, एंटर करती हैं, तो किस सवाल से आपकी शुरुआत होती है, कैसा बोर्ड लगा आपको वो। सबसे पहले मेरा सभी 3 बोर्ड का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेहरा सर, शर्मा सर और रायकवार सर का। तो सभी बोर्ड का अलग अलग रहता है, लेकिन जनरली ऐसा रहता है कि जब हम जाते हैं तो हमसे नाम, रोल नंबर और ये सामान्य जानकारी पूछी जाती है। और फिर इसके बाद हर बोर्ड का, जैसे रायकवार सर के बारे में कहा जाता है कि उनका थोड़ा फैक्चुअल रहता है अप्रोच, और मेहरा सर का थोड़ा संस्कृति, हिंदी और समाज को लेकर दृष्टिकोण रहता है। और शर्मा सर का जो दृष्टिकोण रहता है वो हमेशा साइंस, मैथ्स या थोड़ा टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड रहता है। तो जो मेरा आज का इंटरव्यू था मेनली टेक्निकल और साइंस बैकग्राउंड से शर्मा सर के बोर्ड। हाँ। तो तीनों बोर्ड्स में आपको, चूँकि तीनों बोर्ड्स का एक्सपीरियंस है, तो कौन सा बोर्ड आपको ठीक लगा, कौन से नंबर आपको नंबर भी मिले होंगे तो उन हिसाब से, क्योंकि इस बार का तो अभी देखा जाएगा 2 बार के किस बोर्ड ने आपको ज़्यादा नंबर मिले थे और कैसे। 21 में जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है उसमें मुझे मेहरा सर ने 125 मार्क्स दिए थे। इसके पहले के 20 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो उसके मार्क्स मुझे पता नहीं है, और 19 में मेरा रिजल्ट प्रोविजनल सूची में है, इसलिए मुझे उसका भी रिजल्ट पता नहीं है। 2021 में आपका किस पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। लेबर ऑफिसर में हुआ है। अच्छा, लेबर ऑफिसर। तो यहाँ पर सवाल थे लेबर ऑफिसर से। अभी ट्रेनिंग वगैरह चल रही होगी या ज्वाइन किया है, ट्रेनिंग चल रही है अभी ट्रेनिंग से, इंदौर में ही चल रही है। अच्छा, हाँ। इंदौर में ही। हाँ। तो सवाल वगैरह थे। हाँ, इंदौर से लेबर ऑफिसर से कुछ भी सिलेक्शन से संबंधित सवाल नहीं हुआ है। हाँ। अच्छा। सामान्य जानकारी मतलब या मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन हुए थे। अच्छा, डेप्थ से ज़्यादा सवाल पूछे गए, ग्रेजुएशन से या फिर करंट पूछा गया। ग्रेजुएशन मेरा मैथ से रहा है, पीसीएम से। अच्छा। तो सर ने मुझे इंटीग्रेशन का, डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया था सॉल्व कर, जो मैं कर नहीं पाई थी, और मैथ्स के विषय में सामान्य पूछा था। इसके साथ ही अभी कृषि से रिलेटेड, ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। और एक मैम जो थी वो शायद आर्मी या रक्षा के क्षेत्र से संबंधित थी, तो उन्होंने मुझे मिसाइल्स क्या होती है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस थे जो मतलब मेरी फील्ड से रिलेटेड ही नहीं है, और थोड़ा करंट्स के क्वेश्चन थे। क्या लगता है इंटरव्यू में क्या जांचते हैं वो, मतलब क्या आपका जो मतलब फील्ड है, आपका ग्रेजुएशन है, या उससे पूछे जाएंगे सवाल, या कहीं से भी पूछा जा सकता है। मतलब मेरा अनुभव अभी तक तो ऐसा रहा है कि मेरे पिछले 3 इंटरव्यू में मेरे जो सब्जेक्ट रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हुए, लेकिन जो मेरा अभी इंटरव्यू था 4th अटेम्प्ट का, इसमें पूरा ही बाहर से पूछा। शायद उनको पता था कि मैं ऑलरेडी 5400 ग्रेड पे मैं सिलेक्टेड हूँ, इसलिए शायद उन्होंने पूछा। लेकिन इंटरव्यू का सवाल कुछ भी हो, लेकिन उसका सबसे मेन जो चीज़ होती है वो कॉन्फिडेंस, आपके बात करने की शैली। ये मुझे लगता है कि मतलब प्रश्न नहीं बने तब भी आप कॉन्फिडेंट रहो। तो मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड लोग हैं जिनको बहुत अच्छे नंबर मिले। अच्छा। तो वीडियो पर ना आप लोग एंड तक बने रहिएगा। मैम से मैं एकदम डिटेल में बात करने वाला हूँ थोड़ा सा इंटरव्यू से रिगार्डिंग भी, प्रीलिम्स मेंस के रिगार्डिंग, क्योंकि मैम को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मैम मैं पहले इंटरव्यू में आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट इंटरव्यू दे रहे हैं उनको किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, कैसे तैयार करना चाहिए इंटरव्यू, क्योंकि आपको ऑब्वियसली अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। जी मैम। तो इसके लिए सबसे पहले करंट और आपकी जो डैप से रिलेटेड जानकारी, आपकी हॉबी, आपका ज़िला या आपके स्कूल का कोई स्पेसिफिक नाम है, उससे रिलेटेड कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी, ऐसी सभी जानकारी जो भी आपके व्यक्तिगत विवरण फॉर्म में लिखा हुआ है, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। और इसके साथ साथ आप जो न्यूज़पेपर है करंट, उसकी डिटेल में अध्ययन करिए। कोई जानकारी आ रही है, न्यूज़पेपर से बाहर सर्च करके पढ़ना, ये करना चाहिए। इसके अलावा जितना हो सके सब्जेक्ट पे को भी पढ़ना चाहिए, जो भी आपके ग्रेजुएशन या जो भी आपका मास्टर्स है उस पर। अच्छा मैम, आपकी हॉबी क्या है। मेरी मंडल चित्रकला आया। तो सवाल थे तीनों बार या नहीं? अभी तक कुछ भी नहीं पूछा गया, कुछ भी नहीं। 4 इंटरव्यू कभी भी कुछ भी नहीं पूछा गया। अच्छा, ये मतलब हॉबीज़ वगैरह से पूछना उनका थोड़ा सा एक फेवरेट टॉपिक होता है, लेकिन तो जो ट्रेंड चल रहा है मेरा, मतलब मुझे कि मेरे किसी भी फ्रेंड से शायद नहीं पूछे, या पूछे भी जाते हैं तो जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी हॉबी, अगर आपकी कोई स्पेशल हॉबी है या बहुत अलग टाइप की हॉबी है तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहिए।
और तैयारी तो करनी चाहिए, कभी पूछ ले तो हम उसके लिए तैयार हैं। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा, मेरे जहन में ये सवाल उठ रहा है कि मान लीजिए किसी की कोई हॉबी नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको यही नहीं पता यार मेरी हॉबी क्या है, पढ़ लिए सब काम हो गया लेकिन लास्ट तक यही नहीं पता, क्योंकि उन्होंने कभी उसको एक्सप्लोर नहीं किया एक्चुअली में। क्या होती है उनको पता नहीं होता है, लेकिन तो वो कैसे करें, क्या करें, वो क्या भरे और कैसे उसको तैयार करें? मतलब ये इसका कारण मैं ये बोल सकती हूँ कि हमने अभी तक अपने व्यक्तित्व को समझा ही नहीं कि हमको पसंद क्या है एक्चुअली, है ना। तो मुझे लगता है कि अगर आप नहीं भरे, मतलब मैं देख रही हूँ 18 के पहले कुछ फ्रेंड लोग थे जो सिलेक्ट हुए थे, उन्होंने हॉबी नहीं भरी थी और उनका सिलेक्शन हुआ है। तो लेकिन अगर आप इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट तैयार कर लो कि नहीं सर मेरी कोई हॉबी नहीं है, लेकिन इसका निगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा कि आप खुद को ही नहीं जान पाए तो बोर्ड आपको कैसे जानेगा। तो मुझे लगता है खुद का विश्लेषण कर कोई ना कोई हॉबी तो भरनी चाहिए। और मतलब आप समझो अगर आपको एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप कोई रनिंग वॉकिंग, मतलब जो भी आपको ठीक लगे आप कुछ ना कुछ तो हॉबी भर। और एक और चीज़, मान लो किसी को लगता है कि यार मुझे मेरी कोई हॉबी नहीं, मैंने उस चीज़ को कभी वो ही नहीं किया, परस्यू नहीं किया, या कभी उसको मतलब अच्छे से जाना ही नहीं और मैं उसको भर देता हूँ, तो उसको किस तरह से तैयार किया जाए? मान लो कोई भी चीज़, किसी को गिटार बजाना सुनना अच्छा हो लेकिन बजाया नहीं हो कभी भी, उसको लगता है यार मुझे अच्छा लगता है, तो उसको कैसे तैयार? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हॉबी जो होनी चाहिए आपके व्यक्तित्व को मैच करती हुई होना चाहिए। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना, मेरी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है, तो फिर वो थोड़ा मिसमैच होगी चीज़ें, तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आपकी पर्सनैलिटी से जो चीज़ें मैच कर रही हैं, अगर आपको लगता है कि मैं उस चीज़ को संभाल पाऊंगी तो आपको वो चीज़ें भरनी चाहिए। ऐसी कुछ चीज़ें ढूंढ लो, बाकी फ्रेंड्स उनसे पता कर लो क्या क्या हॉबी भर सकते हैं। एक और चीज़ मैम, क्योंकि हॉबी से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, तो एक और चीज़ ये होता है, क्या एक बिल्कुल ही यूनिक या डिफरेंट हॉबी बननी चाहिए, या फिर एक जनरल सा एक होता है जो एक ये चीज़ होती है, जैसे मान ले गेम्स की अगर बात करें, क्रिकेट बहुत ज़्यादा चलन में है हमारे देश में, लेकिन अगर मैं कोई ग्रामीण वाला रूरल गेम भरना चाहूँ, जैसे पहले टाइम में गाँवों में कंचा खेला जाता था, छोटे बच्चे बहुत सारे गेम खेलते थे जो रूरल गेम्स होते हैं, अगर उनको भरा जाए तो क्या उसका इम्पैक्ट ज़्यादा बढ़िया पड़ेगा या क्रिकेट भरना ज़्यादा बढ़िया पड़ेगा? इन सब चीज़ों का मुझे लगता है इम्पैक्ट इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को डिफेंड कितना अच्छे से तरीके से। अगर मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ और मेरी शिक्षा गांव से हुई है और मैं कंचे खेलना भरती हूँ अभी, तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा और मैं उसको जस्टिफाई भी कर पाऊंगी। अगर मैं शुरू से शहर में रही हूँ और मैं लिख दूँ कंचे भरना तो कंचे खेलना, तो वो गलत होगा। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आप हो, जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट कर रहा है, उस चीज़ को आप हॉबी भरो जो आपने कभी ना कभी कुछ ना कुछ किया हो। मतलब पता होना चाहिए एक्चुअली में उसके बाद। पता होना चाहिए, क्योंकि आप वो लोग बहुत टेढ़े लोग हैं, मतलब वो लोग लगातार इंटरव्यू ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से आपको फंसा लेंगे। कहा जाता है कि जितनी हमारी उम्र होती है उतना उनका एक्सपीरियंस होता है। हाँ, जितना वही मैं बोल रही हूँ कि वो तो इतने हजार लोगों से मिल रहे हैं, 2-3 हजार लोगों के इंटरव्यू ले चुके हैं। ओके, एंड मैम अगर मैं आपसे अभी इस बारे इंटरव्यू की बात करूँ तो क्या अभी यूएस इलेक्शन हुआ है, यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं ट्रम्प, रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इजराइल के मुद्दे भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो क्या सवाल थे यहाँ से? हाँ, मुझसे इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, नेशनल करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन हुए थे। हाँ ठीक है मैम, अब मैं थोड़ा सा आऊँगा प्रीलिम्स पर, थोड़ा सा आऊँगा आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी, क्योंकि आप लगातार क्रैक कर रही हैं, प्रीलिम्स मेंस क्रैक कर रही हैं, इंटरव्यू लिख रही हैं। हाँ वही चीज़ मैं कह रहा हूँ। तो मैं प्रीलिम्स की आपकी स्ट्रेटजी पे आ रही हूँ कि आपका राज क्या है प्रीलिम्स को क्रैक करने का? जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनको बेचारों को कुछ नहीं पता, वो ज़्यादातर ऑनलाइन रिसोर्सेज पर निर्भर करते हैं, कैसे वो क्रैक करेंगे प्रीलिम्स को? सबसे पहले ऑनलाइन सोर्स की जगह मुझे ऐसा लगता है बुक्स पढ़ने को प्रेफर करना चाहिए और उसको बार बार रिवाइज करना चाहिए। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही उन चीज़ों को आप सर्च करके पढ़ो। हो सकता है कई बच्चों को ऑनलाइन ज़्यादा पसंद हो, मेरी स्ट्रैटेजी ये थी। और इसके साथ साथ जो मैंने तैयारी की थी वो एक्चुअली मेंस की थी। हमेशा मेंस जब मैंने पढ़ा तो उसको मैंने एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ पढ़ा कि उसमें मैंने प्री के फैक्ट्स पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, वो मेंस का हो गया। मैंने प्री की अलग तैयारी, मेंस की अलग तैयारी कभी नहीं की। हाँ, और एग्ज़ाम्स के 1-2 महीने पहले मैं क्वेश्चंस लगाती थी या जो भी प्री का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ लेती थी, तो उससे मेरा हमेशा ही प्रीलिम्स निकला है। क्या लगता है आपको कि क्या फैक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कॉन्सेप्ट पर फोकस करना चाहिए? कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना चाहिए। कई बार फैक्ट ऐसे आते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उनको एलिमिनेट कर लेते हो कि ये तो हो नहीं सकता, कि मतलब ये 1830 की घटना थी, मतलब ये 1800 इसका 34 लगा सकते हैं, मतलब ये आपका अनुमान भी आपके कॉन्सेप्ट पे काम करता है। टेस्ट सीरीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है PYQs? दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन PYQ लगाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है घर पे। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज़ भी दो अगर आपके पास टाइम है तो, क्योंकि उसमें आप एक प्रेशर फील करते हो। घर पे तो आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते हैं, तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज़ को किस तरह से करना चाहिए मैम कि एक बढ़िया तरीके से सवाल तैयार हो जाए, कंटेंट आ जाए अपने पास में, अगर आप प्रीलिम्स में बैठ रहे हैं तो प्रीलिम्स क्रैक हो जाए? इसके लिए क्या करना चाहिए, जो भी आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो
उसके सारे क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं आप प्रिपेयर करो, आपने कहाँ गलती की उसको घर आके चेक करो कि अगर मेरे इस सेगमेंट पे लगातार गलतियाँ हो रही हैं तो मैं इस पर काम करूँ, अगर मैं वहाँ पे कंफ्यूज हो रही हूँ 2 ऑप्शन में तो उसके लिए मेरा कन्फ्यूज़न क्यों है, इस कारण को जानना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे उस फैक्ट को याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जबकि हम उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो वो कभी हमें फैक्ट गलत ही नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि बेस पे काम करो, बाकी फैक्ट्स तो कवर हो जाते हैं। मैम एक और चीज़ ये रहती है, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, जिनको कुछ नहीं पता, जीरो नॉलेज है, बस ये पता है हाँ MPPSC का कोई एग्जाम होता है और उससे DC कलेक्टर, DC डिप्टी कलेक्टर वगैरह बनते हैं, तो क्या कहेंगे उनसे, कहाँ से शुरुआत करें? क्या PYQs देखना चाहिए, सिलेबस देखना चाहिए, कुछ और करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, बेसिक्स जो पहले हमारे बेसिक सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन पे अच्छे से काम करना चाहिए, क्योंकि कितने भी छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं हमें एग्ज़ाम में उभारने वाले, मतलब नंबर मेन यही सब्जेक्ट्स दिलाते हैं। तो पहले बेसिक सब्जेक्ट काम करना चाहिए और एग्ज़ाम के टाइम पे सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ना चाहिए। एग्ज़ाम नहीं है, जैसे अभी आने वाली है 16 फरवरी को एग्ज़ाम, तो अब तो सबको एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ना चाहिए, लेकिन जो बीच का 7-8 महीने का समय होता है जब एग्ज़ाम नहीं होती, उस ड्यूरेशन में हमको सब पढ़ना चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स को डीप में पढ़ना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो बेस होता है वो मजबूत हो जाता है, फिर हम फैक्ट याद करते हैं तो हमें पढ़ने में बहुत आसानी होती है प्री के लिए। अलग अलग यूनिट्स हैं सिलेबस में, किस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हाँ यहाँ से सवाल ये आएंगे? एक्चुअली जो नया सिलेबस है ये मैंने अभी अच्छे से किया नहीं है। जी, जी। पुराने सिलेबस में तो मैं बेसिक्स ही पढ़ के जाती थी और एग्ज़ाम के टाइम पे थोड़ा बहुत करंट अफेयर, गेम्स, ये सारी चीज़ें देख लेती थी, बाकी तो बेसिक्स ही मैंने मेनली फोकस मेरा। करंट अफेयर पर कितना वेटेज देना चाहिए उसको, कितना पढ़ना चाहिए उसको? मतलब मुझे लगता है प्रीलिम्स में तो बहुत ही कम स्कोप है मध्य प्रदेश से। अगर आप जनरल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और डेली की घटनाओं से अपडेट है तो मुझे लगता है इससे करंट अफेयर कवर हो जाता है। इसके साथ ही अगर एग्जाम्स टाइम पे जो भी आपको लगे बेसिक मैगजीन या कोई आई है करंट अफेयर की, वो देख लेना चाहिए। क्या लगता है मैम आपको, क्या NCERTs पढ़नी चाहिए या उनको स्किप कर देना चाहिए? अगर कहीं से आप कोचिंग नहीं कर रहे हो, कोई सोर्स नहीं है, आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ने में कठिनाई आ रही है तो NCERT पढ़ सकते हैं, अदरवाइज स्टैंडर्ड बुक्स भी हैं कुछ, उनको भी पढ़ सकते हैं। ओके ठीक है मैम, थोड़ा सा मेंस के बारे में और मुझे बता दीजिए, आपकी मेंस की क्या स्ट्रेटजी रहती है मेंस को क्लियर करने की? मेंस के लिए सबसे पहले जो मैंने मेरी तैयारी चालू की थी वो मेंस की थी। मेरा मतलब MPPSC का मेंस ही मैंने किया है पूरे टाइम। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज़ लगाना, जो सिलेबस ओरिएंटेड, सिलेबस के एक एक टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करो, जो भी कुछ भी लिखा हुआ उसको एक क्वेश्चन वो आ सकता है, तो हर लाइन को प्रिपेयर होना चाहिए सिलेबस, टेस्ट सीरीज़ लगाना चाहिए, टाइम बाउंडेड लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, मतलब 5 मिनट पहले पेपर कंप्लीट करने की कोशिश होनी चाहिए। मैम क्या लगता है आपको, क्या आपने हर बार एक ही अप्रोच को फॉलो किया मेंस में या थोड़ा सा चेंजेस करके दिया, और उसका अगर आपने चेंजेस किया है तो क्या रिजल्ट मिला उसका अच्छा? हाँ, जैसे कि मैंने देखा कि 19 का जो सिलेबस चेंज था तो उसमें क्या होता था कि हमें बहुत थोड़ा डिटेल में लिखना होता था, लेकिन जो 20 से नया सिलेबस आया थोड़ा ये शॉर्ट में बहुत कम शब्दों में लिखना होता है। तो इधर पे ये करना चाहिए कि आप छोटे छोटे की पॉइंट्स लिख के रखो कि आपको किसी भी क्वेश्चन के बारे में 5-7 फैक्ट तो पता ही हो। तो स्ट्रैटेजी चेंज करने का मुझे इम्पैक्ट मिला, तभी मेरा 21 नोट्स बना लेने चाहिए या फिर नहीं बनाना? नोट्स बना के ही पढ़ना चाहिए मुझे लगता है। कोई भी बुक पढ़ रहे हो उसकी एक कॉपी बना लो, शॉर्ट में जो चीज़ें आपको लग रही है कि मुझे रिवाइज करने की ज़रूरत है नोट डाउन कर लो, या बुक पढ़ रहे हो तो उसको हाईलाइट कर लो, दोनों चीज़ें काम और कर। लास्ट सवाल मेरा ये है कि फॉर्मेटिंग किस तरह से होनी चाहिए सवाल की कि ज़्यादा नंबर गेन किए जाए? ज़्यादा मतलब क्वेश्चन में हर चीज़ होना चाहिए, आपके इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए, जो मेन बॉडी है वो होनी चाहिए। अगर आपका 5 नंबर या जो भी 7 नंबर का क्वेश्चन है उसमें 1 या 2 लाइन का कंक्लूजन इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, जो आपका बड़ा क्वेश्चन है उसमें थोड़ा ज़्यादा लिख दो, लेकिन होना सब कुछ चाहिए। ऑब्वियसली वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, मैम को भी ज़्यादा टाइम हो गया, बस मैं लगे हाथ ये आपसे आपके बुक रिसोर्सेज और पूछना चाहूँगा, आपकी कौन सी बुक फॉलो करती हैं? मेरा ऐसा कोई बुक तो फॉलो नहीं की मैंने, जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए पढ़ी, MP के लिए परीक्षा धाम पढ़ी, बाकी जनरली बुक्स पढ़ी है मैंने, स्टैंडर्ड बुक्स बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी, मेरे कोचिंग के नोट्स पढ़े थे मैंने जो भी थे। ठीक है, तो आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, मैम ने सारी चीज़ें मैम ने जो है क्लियर कर दी, इंटरव्यू, प्रीलिम्स, मेंस वगैरह। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप मैम को बेस्ट विशेस दे सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, उनकी डिज़ायर रैंक के साथ में उनका सिलेक्शन हो इस बार, और वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।